हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का सेकंड लेसन राजा, किसान और नगर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हमारे चैप्टर हैं हिस्ट्री के सेकंड लेसन, थर्ड, फोर्थ। इनमें लगभग 1200 वर्षों का इतिहास इकट्ठा किया गया है। तो 1200 वर्षों जैसे ये लेसन भी हमारा है, इसमें हम 6th BC से लेके 6th AD तक ये 1200 पीरियड का जो समय रहा है, 1200 वर्षों का जो समय है, ये पीरियड है। इसमें हमें उस समय के राजा, किसान और नगरों की कैसी कैसी दशा हुआ करती, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। तो ये लेसन की शुरुआत ऐसे होती है कि उस समय 6th BC से पहले, शुरू होने से पहले हम इसके बैक में और थोड़ा पीछे जाएंगे, जब हम वैदिक काल की तरफ चलेंगे। वैदिक काल की शुरुआत ये मानी जाती है कि ये 1500 BC से शुरू हुआ। वैदिक काल 1500 BC से शुरू हुआ और 1000 BC तक चला। 1000 BC का मतलब है कि ये 500 वर्ष के पीरियड रहा। और इस 500 वर्ष के पीरियड में हम देखें, ये इस 500 वर्ष के पीरियड में वेदों की रचना हुई है। ये जो वेद लिखे गए हैं वो 500 वर्ष के पीरियड में लिखे गए हैं। तो इसमें जो मेनली हम जानते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद और अथर्ववेद, इसे सोमवेद भी कहते हैं, कुछ सामवेद भी कह देते हैं। तो सोमवेद हम मान के चल रहे हैं। ये 4 वेद हैं, इनकी रचना उस समय हुई। और ऐसा माना जाता है कि सारे के सारे जो वेद हैं, इनमें अलग अलग जीवन जीने के नियम है कि कैसे हाउ वी कैन लीड हैप्पी लाइफ। इस बारे में बहुत सारे स्तुति थी, श्लोक थे, ऋचाएं थी। इसके बाद में प्रशासन को चलाने के कुछ नियम है। बाद में धीरे धीरे इसमें उसमें जैसे जैसे 10th BC आया, उसमें कुछ कर्मकांड और अंधविश्वास जुड़ गए। और कर्मकांड, अंधविश्वास जुड़ने से इनकी महत्ता कुछ कम हो गई। और धीरे धीरे इसमें अंधविश्वास, कर्मकांड के साथ जातियां शामिल हो गई। और जातियों की स्थिति के कारण यहाँ जो वैदिक पीरियड है, इसमें वैदिक पीरियड में एक चीज देखेंगे जो उत्तर वैदिक काल कहते हैं। जिसे उत्तर वैदिक काल में भारत की जो दशा है, राजनीतिक और सामाजिक दशा, राजनीतिक दशा में कुछ ज्यादा परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक दशा में देश में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए। क्योंकि जो कर्मकांड, इनके अंधविश्वास, कर्मकांड और उनके साथ जाति व्यवस्था जुड़ गई, जाति प्रथा जुड़ गई, उसने देश के सामाजिक ढांचे को बड़ा छिन्न भिन्न कर दिया। सामाजिक ढांचा बड़ा उथल पुथल वाला हो गया। तो ये थे, ये तो हमारे वेद थे। इसी में जो आए वर्ण व्यवस्था, मैं इसको कहूं वर्ण व्यवस्था। अब हम जानते हैं वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैसे तो ये वर्ण जो थे, अगर हम ये वर्ण शब्द का मतलब समझे, वर्ण का मतलब होता है कलर, जो हमें विदेश से लिया गया हुआ था कि देश में 2 कलर हो सकते हैं, या तो ब्लैक या व्हाइट। लेकिन यहाँ इसको मॉडिफाई कर लिया, कुछ चेंज आए इसमें। ये आगे वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण आ गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये 4 वर्ण आए और उसमें सबके एक अपना एक स्पेसिफिक काम दे दिए गए। क्योंकि ब्राह्मण जो था उसका काम दे दिया गया कि पढ़ना और पढ़ाना, ये काम कर दिया। क्षत्रियों का काम कर दिया जो देश है, राज्य है, इनकी सीमाओं की सुरक्षा करना। वैश्यों को काम कर दिया कि देश में व्यापार की जितनी भी गतिविधियां हैं वो उसको डील करेंगे। और जो शूद्र थे, इस शूद्र में समाज का सारा तबका आ गया, जिसके पास जो खेती करता था वो भी, जो खेती में हेल्प करता था वो भी, और बाकी जो चीज बची थी, चाहे वो समाज में कुम्हार हुए, लोहार हुए, बड़ी हुए, मुशक हुए, मत्स्य पालन करने वाले हुए, या जंगलों में रहने वाले जो लोग, सारे इसमें इंक्लूड हो गए। तो शूद्र एक बहुत बड़ा सेगमेंट, के बहुत बड़ा क्षेत्र था शूद्र के नाम पे। तो ये सारी चीजें हो गई। तो उस समय हम वैसे तो इसकी हम 16 महाजनपद का जिक्र है। 6th BC में 16 महाजनपद, देश में उस समय गणराज्य व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, प्रजातांत्रिक तरीके भी थे और कुछ राज्य राजतांत्रिक भी थे। तो जो 16 महाजनपद थे, उन लोगों के जनपदों के नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पे: कौशल, काशी, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। ये 16 महाजनपद थे। इनके अलावा कुछ जनपद भी थे, गण थे, वो भी छोटे छोटे राज्य थे,
उनके उस समय का जिक्र है, साहित्य में मिलता है। तो हम देखें इनमें से बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, क्योंकि ये सारे जो गण है अगर हम देखें तो महाभारत काल में इनका नाम मिलता है। अंग कर्ण का नाम आपने सुना है, वो अंग देश का राजा थे। ऐसे ही ये हमारे यहाँ पे ये पांचाल, जो द्रौपदी है जिसको हम पांचाल बोलते हैं, वो पांचाली भी इसलिए कहते थे कि वो पांचाल नरेश की बेटी थी। ऐसे कुरु, जो कुरुक्षेत्र वाला इलाका है वो कुरु जनपद था। ऐसे सुरसेन जो महाभारत में एक योद्धा हुए हैं, वो लड़ने वाले राजा थे, सुरसेन थे। ऐसे गंधार, जहां आपने शकुनी का नाम सुना हो, वो शकुनी गंधार के थे। ऐसे बहुत सारे ये क्षेत्र में अब हम देखें तो महाभारत जो है इन उस समय 6 BC से पहले की ग्रंथ है, उस समय पहली घटना है। और ऐसा माना जाता है महाभारत में जो घटनाएं हुई हैं उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण बहुत सारे मिलते हैं। तो इन सभी के बाद में एक नया चीज आती है कि भाई हमें 6 BC में उस समय के जो राज्य थे या क्षेत्र थे उनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र की हम स्टडी पढ़ करते हैं तो वहां से हमें सबसे पहले चीज आती है कि सोर्सेज क्या है, हमारे जिसके सूत्र क्या है, स्रोत क्या है। तो इनके सोर्सेज को जानना जरूरी है। तो उस समय के जो सोर्सेज हमें मिलते हैं सारे समय 6th century BC के आसपास की जानकारी देने के लिए, तो सबसे पहले वहां की जो समय की मूर्तियां हैं, स्तंभ लेख हैं, ताम्रपत्र हैं, प्रशस्ति पत्र हैं, अभिलेख हैं। और इनके अलावा एक विदेशी यात्री आए मैगस्थनीज, उनकी एक पुस्तक थी इंडिका, उसके बारे में 6ठी शताब्दी BC के में बहुत सारी जानकारी उसमें मिलती है। और कौटिल्य, आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य में रहे हैं, तो उसमें कौटिल्य के उन्होंने किताब लिखी अर्थशास्त्र। कौटिल्य का एक दूसरा नाम भी आप जानते होंगे, इनको विष्णुगुप्त भी कहते थे। और इनके एक और नाम था चाणक्य। तो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम जो है एक व्यक्ति के हैं। और इन्होंने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र, तो इसको बड़ा ध्यान रखेंगे, किताब पूछ ली जाती है 1 नंबर में। इसके अलावा उस समय जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए होंगे उनके बारे में भी, उनके ग्रंथों में भी बहुत सारी जानकारियां हमें उस समय की मिलती हैं। और उसी समय दो ग्रंथ हैं जो श्रीलंका में मिले हैं, दीपवंश और महावंश, उनमें उन ग्रंथों में भी हमें उस समय के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। तो मैं अब जो इनकी में से आया, इनमें सबसे बड़ा हमारा एक स्टडी है वो है मगध के बारे में पढ़ना। क्यों मगध ने और आसपास के जितने भी अपने राज्य थे, गणराज्य थे, उनको जीत लिए थे। और मगध की हम ये मगध बहुत शक्तिशाली हो गया था। इसमें प्रश्न भी आएगा कि मगध शक्तिशाली कैसे हो गया था, तो मुझे पढ़ेंगे कैसे हो गया था। लेकिन पहले हम ये देखें कि मगध को शक्तिशाली बनाने में किन लोगों ने सहयोग किया, या मगध को उस स्थिति में लाने में कि वो शक्तिशाली हो जाए किन लोगों ने विशेष सहयोग किया। तो मैं इसकी शुरुआत में थोड़ा जा रहा हूँ। वैसे तो मगध का इतिहास बहुत पुराना है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे गणराज्य रहे हैं, तो उनके सबका अपना एक अलग अलग इतिहास रहा है। लेकिन मगध के बारे में माना जाता है कि मगध में एक हिर्यक वंश हुआ, और इस हिर्यक वंश की शुरुआत है वो लगभग 6ठी शताब्दी BC में था ये। और उसमें बिंबिसार इसके बहुत बड़े योद्धा थे, शक्तिशाली योद्धा थे। मैंने संस्थापक नहीं बता रहा, संस्थापक हिर्यक वंश है, हिर्यक है, लेकिन बिंबिसार उसके एक योद्धा थे, उसके एक शासक रहे। उनके बिंबिसार के बाद उनका बेटा अजातशत्रु रहा, और अजातशत्रु के बाद उनका बेटा उदयन रहा। इन लोगों ने मगध को बहुत शक्तिशाली बनाया। हमने पढ़ते हैं कि बिंबिसार जो थे भगवान बुद्ध के समकालीन थे। भगवान बुद्ध का और बिंबिसार का आपस में काफी सारा परिचय था। वो लोग आते जाते रहते, बिंबिसार बुद्ध के पास आते जाते थे, उनसे शिक्षा लेते थे, उनसे प्रवचन सुनते थे, उनसे अपने राजकाज में काफी सारा कुछ डिस्कस भी कर लिया करते थे। लेकिन बुद्ध ने केवल प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने में उनके सहयोग की बात रखी, राजनीतिक रूप से उन्हें कोई परामर्श नहीं दिए थे। उनका बेटा अजातशत्रु था जो बिंबिसार को अपदस्थ करके, गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया, और उसने फिर मगध का शासन किया। ऐसे फिर अजातशत्रु को कैद में डाल दिया गया, और उदयन ने अजातशत्रु को वध करके सत्ता प्राप्त कर ली। तो ये डायनेस्टी हिर्यक वंश चला। इसके बाद में एक दूसरा वंश आया है बाद में, नंद वंश, जिसको नंद वंश वो वंश था जिसकी स्थापना महापद्म नंद ने की थी। और महापद्म नंद ने इस नंद वंश की स्थापना बहुत बढ़िया तरीके से की थी, और वहां बहुत शक्तिशाली साम्राज्य का मगध का विस्तार भी किया था, मगध को मजबूत भी बनाया था, शक्तिशाली बनाया था, समृद्ध भी बनाया था। लेकिन 345 से 321 में
इनके घनानंद हुए और घनानंद के बाद में वो चल दिए, वो वंश खत्म हो गया। और घनानंद के दरबार में एक आदमी आता है जो कभी उनका पुरोहित रहा करता है, चाणक्य। तो घनानंद का और चाणक्य आपका वार्तालाप हमने सुना है कई बार कि घनानंद के बड़े वहां अपमान हुआ और घनानंद ने कसम खाई थी कि मैं इस वंश का नंद वंश को समाप्त कर दूंगा। और नंद वंश को समाप्त करने के बाद में नया वंश, एक मौर्य वंश की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उसके जो और शक्तिशाली राजा हुआ बिंदुसार हुआ, और आपने अशोक का नाम सुना होगा, अशोक बिंदुसार का पुत्र था। और वो सारा चीजें चलते चलते 185 BC में वंश खत्म हो गया। तो जो चंद्रगुप्त ये मौर्य वंश है, मौर्य वंश की स्थापना 321 वंश ईस्वी में होती है, ईस्वी पूर्व में, सॉरी BC में होती है। तो 320 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना शुरू हो गई थी, जब मौर्य वंश स्थापित हो गया था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। और ये इसको मौर्य इसलिए कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त जो थे, किसी इसके बारे में कंट्राडिक्शन है कि किसके पुत्र थे। कुछ कहते हैं कि ये चंद्रगुप्त जो थे, जो नंद वंश जो था, उनके दरबार में कोई महिला रहती थी, मुरा नाम की दासी, उसके पुत्र थे। कुछ कहते हैं कि वो ऐसे गांव के लोग थे जहाँ पे मोर ज्यादा थे, वहां के परिवार के एक पुत्र था ये चंद्रगुप्त, कि वहां से थे। तो इसमें बड़ा कंट्राडिक्शन है, लेकिन हम उस कंट्राडिक्शन में जाते कि कौन कहाँ से थे वो। लेकिन हम ये मानते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और उसके बाद उस वंश को या उसको जो उन्नत शिखर पे पहुंचाया था, उनके जो पुत्र था बिंदुसार और अशोक ने किया था। अशोक को हम बारे में जानेंगे, अशोक ने क्या काम इसमें वंश को स्थापित करने में और मगध साम्राज्य को उत्कृष्ट करने में, उसकी ऊंचाई पर ले जाने में कैसे कैसे सहयोग किया था। इसके बाद में हम इसको अगले उसमें देखने हैं। हाँ, बट अब हम इसमें उस समय जो राजा होते थे, वो राजा किस प्रकार अपना शासन चलाते थे या क्या किस तरह की उनकी चीजें होती थी। हमने दो चीजें लेसन में पढ़ेंगे कि उस समय कुछ सारे राजा नहीं थे, कुछ छोटे छोटे जो जगह थे उनके सरदार होते थे। तो जो सरदार थे उनके सरदारी कहते थे। जिस रियासत में वो काम करते थे, जिस रियासत के वो सरदार होते थे, वो सिर्फ सरदारी कहते थे। जैसे हमने आप पढ़ा है कि जमींदार होते हैं। तो जमींदार कहाँ होते हैं? जिनकी अपनी कोई जमींदारी होती है, कोई छोटा सा भूभाग होता है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, कुछ गांव होते हैं, और उनका जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है या उनके ऊपर जो शासन करने वाला आदमी, उसे जमींदार बोलते हैं। वो एक छोटी सी क्षेत्र होता है, छोटा सा भूभाग होता है। तो जो वहां के ये जो जमींदार या सरदार होते थे, जो बड़ा राजा होता था, बड़ा शासक होता था, सुल्तान सम्राट जिसे हम कहते हैं, उसके रेवेन्यू देता था, उसको कुछ उपहार में कर देता था, सैन्य की मदद करता था, और कृषि में से कुछ हिस्सा जो पैदावार होती थी उसको भी वो वहां पहुंचाया करता था। तो जो राजा होते थे वो अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए कुछ अपनी तरफ से कुछ प्रयास भी करते थे, जिससे वो लोगों के मन में खौफ पैदा रहे, डर बना रहे, ताकि ये कोई राजा का विरोध ना कर सके। और विरोध ना करे तो इसके लिए वो नए नए हथकंडे उपक्रम अपनाया करते थे। उन्होंने अपने आप को देवीय पुत्र घोषित कर दिया। देवीय पुत्र उनके पास ऐसे कह दिया कि वो दिव्य शक्ति है उनके पास, देवता ने उन्हें भेजा है यहाँ पे शासन करने के लिए। और जो देवता ने भेजा है, तो वो देवता के ऐसे देवता देखते थे जो वहां का लोकल देवता होता था। लोकल देवता मीन्स कि जो जिसके ऊपर लोगों का बहुत असर होता था, लोग उसको पूजते थे और ये मान के चलते थे कि हमारे पास देवता का हाथ है, उस आशीर्वाद है, और कोई भी काम हम करेंगे तो देवता हमारी हेल्प करेगा। तो इसलिए वो देवता का जरा से विरोध नहीं करते थे। और राजा या जो भी शासक होता है वो इतना समझदार होता था, तेज होते थे, वो लोग अपने आप को देवता के आड़ में खड़ा कर लिया करते थे, देवता को आगे कर देते थे ताकि कोई उनका विरोध ना कर सके। और ये कहते थे कि हमारे पास देवीय शक्ति है। इस देव शक्ति मतलब उस देवता की शक्ति है हमारे पास है, और हमें आप लोगों पर शासन करने के लिए देवता ने कहा है, देवता ने भेजा है, इसलिए आप हमारा विरोध नहीं करेंगे। वो अपने आप को मजबूत करते थे इन बातों से, और लोग उनका विरोध नहीं करते थे। तो उस काम के लिए वो नए नए प्रकार की हथकंडे भी अपनाते थे, उपाधियां प्राप्त करते थे, जो उपाधियों को स्वीकार कर लिया करते थे, अपने आप को ऐसा बताते थे कि भाई हम तो देवता हैं। जैसे कुषाण वंश आया देश में, वैसे तो बेसिकली चाइना से आया था एक जाति, जो शायद उसका नाम जौची वंश या कुछ वहां से चला था, और वहां से आते हुए कुषाण यहाँ देश में आए। वो पहली एडी में आए, फर्स्ट एडी में, एक BC से लेके और वो एक एडी तक वो यहाँ देश में रहे हैं। लगभग 200 साल का उनके शासन का इतिहास रहा है।
और वो हमारा जो कश्मीर वाला इलाका है, इसे कुशान के नाम से उसका कश्मीर नाम पड़ा हुआ है। तो कश्मीर वाले इलाके में वो कुशान रहे थे, क्योंकि हिमालय के दूसरी साइड से वो निकल करके आए थे। तो उन्होंने अपने आप को शासन में मजबूत रखने के लिए देवपुत्र के नाम की उपाधि प्राप्त की, और देवपुत्र को अपने जो नाम से जोड़ लिया कि हम देवता के पुत्र और हमारा विरोध ना करें। ऐसे ही एक कुछ और लोग थे जिन्होंने एक ओपोलोडस ओपोलोडस ये हिंदू यूनानी शासक भी थे। आप यहाँ देखें ओपोलोडस, ये ओपोलोडस जो थे ये हिंदू यूनानी शासक थे। मतलब हिंदू यूनानी का मतलब है यूनान से आने वाले ऐसे शासक, ऐसे लोग जिन्होंने हिंद पे, भारत का जो हिस्सा था, हिंद का हिस्सा था, उसके ऊपर शासन किया, तो उन्हें हिंद यूनानी शासक कहते हैं। तो उन्होंने अपने नाम को जोड़ लिया, उपाधि ले ली इसको ओपोलोडस की, और उसमें उन्होंने जो सिक्के चलवाए उन सिक्कों पे मैं लिखा है, उन सिक्कों पे चित्र बनवाए, कुछ उपाधि लिख दी, कुछ नाम लिख दिए, तो जिससे उनकी पहचान होगी कि हमारा वो जो यूनान में हम बहुत सारे देवता थे, वो जो यूनान के जो लोग थे देवताओं को आगे रख करके अपना शासन चलाया करते थे, कि अपनी मर्जी को देवता का रूप दे रहे, कि अपनी मर्जी से जो बात हो रही है कि ये देवता ने कही ऐसी बात, ऐसा उसके ऊपर छिपाने के लिए करते थे। तो ये सारे वो सिक्के चलाए हैं। तो चांदी और तांबे के जो सिक्के हैं मौर्य काल में हुए थे, और जो सोने के सिक्के हैं, भारत में सोने के सिक्के की शुरुआत गुप्त काल में मानी जाती है। और इन गुप्त सोने के सिक्कों का जो साइज और वजन है वो बिल्कुल यूनान के सिक्कों जितना है, क्योंकि ये वहीं से इंस्पायर थे, वहीं से प्रेरित थे। एक चीज और थोड़ी सी में रहेगी, लिपि। लिपि का मतलब है कि देश में जो ये मौर्य साम्राज्य है, उनके जो सबसे पहली लिपि है जिसको लिखने की शुरुआत हुई है, खरोष्ट लिपि में मानी जाती है, या ब्रह्म लिपि में माने जाते हैं। क्योंकि वो जो उत्खनन हुआ है उसमें ये सारी चीजें मिली है कि खरोष्टी में या ब्रह्म लिपि में लिखी है। क्योंकि ब्रह्मी ये मानते हैं देवनागरी, जो हमारे हिंदुस्तान के देवनागरी परिवार है, भाषाओं का परिवार है देवनागरी लिपि, उसकी सबसे पहले जो बोल लिपि है वो ब्रह्मी लिपि है। तो ब्रह्मी से खरोष्टी आई और बाद में खरोष्टी हुई। तो ये माना जाता है कि जो अशोक के शासन के मौर्य काल के जितने भी अभिलेख हैं, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, शिलालेख है, उन सब में खरोष्टी में लिखे गए हैं। और उनको पढ़ने का काम जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, जॉन प्रिंसिप, नाम जॉन प्रिंसिप। उन्होंने इसको जोड़ करके संस्कृत के विद्वानों से, देवनागरी के विद्वानों से जोड़ करके ब्राह्मी लिपि सीख करके एक निष्कर्ष पे 1830 में उस पर पहुंचे कि उस लिपि में लिखा क्या है। तो उन्होंने शिलालेख पढ़े, और अशोक के जो शिलालेख उस समय लिखे गए थे, अशोक के शिलालेख उन्होंने पढ़ने में सफलता प्राप्त की, और सफलता प्राप्त करने के बाद इस लिपि को पढ़ा जा सका, जाना जा सका। जॉन प्रिंसिप उसके सूत्रधार है, खरोष्टी लिपि को जानने वाले, पढ़ने वाले। अब इसके आगे मैं थोड़ा सा चीजें और समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, इसके बारे में कि हम अभी तक टॉपिक पे वहां नहीं पहुंचे, इसके बैकग्राउंड पे चल रहे हैं, तो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। और इसमें से हम आप ये देखें कि अब से पहले इसमें जब अब हम देखेंगे, अब सीधे हम चलते हैं मगध की तरफ, क्योंकि ये सारी चीजें हम चल रहे हैं मगध, जो मगध था, अब हमें मगध की पढ़ना है। तो मगध को हम ये समझ के चल रहे हैं कि मगध आखिरकार ऐसी क्या, कितना शक्तिशाली राज्य मगध हो गया जो उसके में पढ़ने की जरूरत पड़ गई। तो मगध में से क्या चीजें थी जो मगध को कितना शक्तिशाली होगा, मगध को जानने की क्या वजह थी। तो मगध की क्या है, मगध की बात कर रहा हूं मैं, जो आज हमारा मगध है वो एक इसकी राजधानी थी राजगृह, मगध राजधानी। और जो राजगृह के साथ साथ इन्होंने कुछ अपने प्रशासन चलाने के लिए कुछ क्षेत्र, इन्होंने कुछ अपनी अलग अलग जगह क्षेत्र बना लिए थे, जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तक्षशिला, तहसील और स्वर्णगिरी। ये कुछ अपने प्रशासन के से कंट्रोल करने के लिए पूरे साम्राज्य को
कि हम देखें कि मगध का जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान से लेके इधर हमारे जो बंगाल वाले से है यहाँ तक, और कश्मीर से लेके, जिसे हम आज की तारीख में कश्मीर बोलते हैं, और ये कलिंग उड़ीसा, कलिंग जो है उड़ीसा में है। और उड़ीसा का जो है हम जानते हैं कि भारत का समुद्री किनारा है, समुद्री स्टेट है, समुद्री किनारा बना हुआ है। तो उनका जो शासन था, हम देखें कि कश्मीर से लेकर कलिंग तक, मान ली हिमालय पर्वत से लेकर पूरे समुद्र के नीचे जो जगह है वहां तक, और अफगानिस्तान से लेके इधर बंगाल तक, सारे क्षेत्र में उनका शासन रहा है। तो उन्होंने अपने शासन की बागडोर को सुव्यवस्थित करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अपने प्रशासन को लिए उन्होंने 5 क्षेत्र बनाए। पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तक्षशिला, तहसील और स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी दक्षिण में था, कर्नाटक में। नाम इसलिए क्या कि स्वर्ण बहुत ज्यादा मिलता था, सोना बहुत ज्यादा मिलता था, सोने के खाने थे, और एक कर्नाटक में था। तो फिर यहाँ पे इसकी चीज निकलते थे। अब हम देखेंगे इन्होंने मगध में ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से मगध इतना शक्तिशाली हो गया था। एक प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि मगध के जो शक्तिशाली बनने के क्या कारण थे। जो मगध है उसको शक्तिशाली क्यों बना, तो ऐसी कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से मगध शक्तिशाली बन गया। तो सबसे पहले थे, ये एक बहुत प्राचीन जनपद था। मैं कहीं पे देख रहा था लगभग 3000 के आसपास, 3000 BC के आसपास मगध का अस्तित्व शुरुआत होती है, जहां पे बहुत सारे राजाओं ने अलग अलग समय में शासन किया है। तो लगभग 3000 के आसपास, कई जगह तक 3500 और 3600 के आसपास, मुझे BC के आसपास कुछ राजाओं के जिक्र पड़े हैं वहां पे कि मगध उस समय उनका क्षेत्र रहा है। तो मगध बहुत प्राचीन जनपद रहा है। और ये वर्तमान में ये मगध है, जिसे हम गया जानते हैं, इस गया को ही मगध कहते थे। ये बिहार में है, और गया और राजगीर मैंने आपने बताया था ऊपर, राजगीर से राजधानी, इस राजगीर को आज की तारीख में राजगीर कहते हैं। तो ये गया जिला है, गया स्टेशन है, वहां गया स्टेशन जाएंगे तो गया स्टेशन से पहुंचने के बाद जब आप मेन गया पहुंच जाएंगे, महाबोधि टेम्पल है, और महाबोधि टेम्पल से लगभग छोटा ही रास्ता है, 5-6-7 किलोमीटर का, वो राजगीर वाला। वहां पे हम जिसको सारी चीज देखने को हमें मिल जाती हैं। तो ये गादा, गया और मगध, राजगीर, ये सारा इलाका उस समय मगध में हुआ करता था। फिर यहाँ पे एक ये जो इलाका है चारों तरफ पहाड़ों से घिराया है। उसके चारों तरफ पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियां भी ऐसी नहीं कि सूखी हैं, इसमें जंगल है, हरे भरे जंगल है। अब आप जानते हैं कि हरे भरे जंगल हैं तो निश्चित रूप से उनमें खेती भी हुई होगी। इसके साथ एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे 2 नदियां हैं, गंगा और सोनभद्र। तो जो गंगा और सोनभद्र जो नदी है, इन दोनों नदियों से वहां सिंचाई होती है। अब जब सिंचाई होगी तो कृषि तो निश्चित रूप से उन्नत होगी, क्योंकि अच्छी खेती करने के लिए गंगा नदियों का पानी होना जरूरी है। और वहां पे पहाड़ है, एक तरफ मैदानी इलाका है, नदी बह रही है, पहाड़ों से जो पानी आ रहा है नदियों में आ रहा है। तो पानी आने की वजह से यहाँ खेती, जिसे कहते हैं कृषि, वो बहुत बढ़िया थी, बहुत उपजाऊ खेती थी, उन्नत समझे, उपजाऊ खेती थी। बहुत सारी वो फसलें पैदा करते थे, और इन्हीं की वजह से इन नदियों से क्या होता था, नदियों के द्वारा यातायात, कि जो नदियां थी वो यातायात के साधन के रूप में प्रयोग की जाती थी, और उसमें यातायात में क्या करते थे, फिर वो व्यापार होता था। व्यापार। तो अब क्या होता है, जब कोई देश में कुछ चीज ज्यादा मात्रा में पैदा हो रही है, कृषि हो रही है, उसमें
नदियां हैं, नदियों को उन्होंने यातायात का साधन बनाया और उससे व्यापार करने लगे। तो व्यापार तो भी होता है कि चीजें जब प्रोडक्शन हो, जो एक्सेस प्रोडक्शन होता है, सरप्लस प्रोडक्शन होता है, उसी से व्यापार होगा। और जब व्यापार होगा तो जो हमारा विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा आएगी, और विदेशी मुद्रा आने से हमारा जो रिजर्व कोष है वो मजबूत हो जाएगा। क्योंकि व्यापार में कैश ट्रांजेक्शन होता है, नगद लेन देन होता था, और नगद लेन देन में क्या होता है, नगद लेन देन में कि कोई आती आती है चीजें, पैसा आता ही आता है, उसमें चाहे वो सोने के रूप में है, चाहे तांबे के रूप में है, चाहे कैश के रूप में है, तो वो आता था, और उससे क्या मगध शक्तिशाली होता चला गया। और मगध शक्तिशाली होने के साथ इसमें एक बहुत बड़ी चीज थी, इनके साथ एक और चीज थी, मैं इसको जोड़ रहा हूँ ऊपर वाले में, इसीलिए लोहे की खान। ये जो हमारा आज की तारीख में जो छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, झारखंड वाला इलाका है, वो झारखंड वाले इलाके है, उसमें मगध का हिस्सा था। और मगध के हिस्से में हम देखते जितना हमारा झारखंड है, वो झारखंड में सारे सारे मिनरल्स हैं, सारे खनिज खाने हैं। तो वो इतने मतलब इतना ज्यादा रिच, हाईली रिच स्टेट था उस समय, राज्य था, कि वहां लोहे की खान थी, खदानें थी, सोना था, और बहुत सारे जो बॉक्साइड जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीज निकल रही थी। तो उन निकलने से उनका लोग क्या करते, जब ये लोहे खदान थी तो इनसे क्या बनाएंगे, उपकरण और हल। आपने, क्योंकि हम बताएं सबसे पहले जो हल की खेती है, हल की जो फाली होती है, जिससे जमीन में चला कर जमीन को उखाड़ते हैं, उर्वर बनाते हैं, तो इनसे उपकरण बनाते थे। और उपकरण के साथ साथ ये हल जो है, ये हल बनाते थे, और हल चलाने से क्या होता है कि वो भूमि को पैदावार बढ़ जाती थी, और नए नए बीज डाल के पैदावार बढ़ाने से तो उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, खेती में ज्यादा प्रोडक्शन हो गया। व्यापार किया, और व्यापार करने से उन्हें नगद में लेन देन हुआ। तो हम देखें तो मगध को शक्तिशाली बनाने में एक तो जनपद था, इसके जो राजा हुए हैं, मैंने आपको बताया ऊपर तीन वंशों का जिक्र किया, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। इन लोगों ने मजबूत बनाया, प्राचीन जनपद था, अनेक राजा, अनेक शक्ति जो राजा थे वो बड़े शक्तिशाली थे और योग्य थे। शक्तिशाली नहीं, वो योग्य भी थे, क्योंकि उनकी योग्यता के वजह से ही मगध इतना उन्नत हुआ था। उन्होंने जो प्रांत जो आपने गया है, उसी को बिहार कहते हैं, उसी कोई राजगीर भी, राजगीर जो है उसी के पास का इलाका है। उसके चार तो पहाड़ी है, तो पहाड़ी और हरे भरे जंगल है, उनसे वहां लोहे के खाने हैं, और नदियां हैं, गंगा नदी और सोम नदी। इन गंगा नदी और सोम नदी की वजह से जो खेती थी, कृषि थी, बड़ी उन्नत हो जाया करती थी। और उन्नत खेती होने की वजह से जब उन्नत खेती होगी तो अपना भी घर भरेगा, और दूसरे का व्यापार भी हम करेंगे। तो व्यापार करते थे, नहीं तो से जो ट्रांसपोर्ट के रूप में भी ये करते थे। और उससे नगद लेन देन जो नगद लेन देन है वो भी उसे करते थे। तो उससे उनकी क्या, बहुत सारा जो विदेशी मुद्रा है आने लगी। तो इन सारे कारणों की वजह से मगध शक्तिशाली हो गया था। तो अभी हम थोड़ा सा इसको मैं साफ कर रहा हूँ, इसको आप लिख लेना, नोट कर लेना, आगे मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमारे पास जगह थोड़ी कम रहती है कि बोर्ड हमारे पास बहुत सारा छोटा है, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा चीजें लिख नहीं पाता हूँ। लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा लिखते रहें, मिटाते रहेंगे, तो आप तक सारी चीजें अच्छे से पहुंच जाए। तो मेन मकसद है कि इस समय में आपको कुछ चीजें ज्यादा ज्यादा समझ में आ जाए, सीख लें, तो वो काम होता रहेगा। अब मैं आपको सीधे सीधा मगध के बारे में लेके चलने चाह रहा हूँ, कि मगध के बारे में हम सबसे पहले जाने कि मगध है क्या चीज है। तो मगध, वैसे तो हमने पढ़ लिया कि मगध एक शासन रहा, व्यवस्था रही है, और यहाँ पे बहुत सारे राज्य रहे हैं, राजाओं ने शासन किया अलग अलग समय में। तो मगध, मैंने ये पता मगध जो शक्तिशाली हुआ, मगध के शक्तिशाली होने के कारण क्या थे, तो उसके मैं सबसे आज चल रहा हूँ कि मगध का जो प्रशासन था, वो मगध की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा एक जानकर पढ़ना चाह रहे हैं कि मगध की जो व्यवस्था रही है वो कैसे कैसे रही है। उससे पहले एक चीज और थोड़ी सी बात है उसमें ऐड ऑन कर लेता हूँ, जो वहीं पर आज चल रही थी। तो मैंने आपको बताया था कि उनके शासन जो अफगानिस्तान से लेकर के इधर बंगाल के हिंदुस्तान पर्वत के आसपास सारे क्षेत्र रहा है। तो वहां पे उनका जो प्रशासन रहा है, उस प्रशासन को मजबूत करने के लिए
वहां कुछ चीजें हुई हैं जो स्पेशली मौर्य साम्राज्य का प्रशासन के नाम से मैं इसे लिखा हूं। सॉरी, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। अब ये तो हमने पढ़ ही लिया है उसमें कि जो मौर्यों की जो थे उनकी राजधानी जो थी, मौर्य ने राजधानी पाटलिपुत्र बना ली। फिर आगे पाटलिपुत्र एक क्षेत्र रहा, तक्षशिला, उज्जैनी, तहसील, कौशिल और स्वर्णगिरी। ये 5 क्षेत्र एरिया रहे। इन पांचों के एरिया ने की वजह से मुगल प्रशासन को जो कंट्रोल करना, उसके पर मजबूती बनाए रखना आसान हो गया कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से कंट्रोल किया। ये नहीं कि सारा मगध में वो बैठे रहे और मगध से पूरे देश को बात चलाते रहे। ऐसे उन्होंने क्षेत्र बना दिए और उन्हें प्रांतीय केंद्र, हम कहते हैं ना प्रांतीय केंद्र, ये प्रांतीय केंद्र बना दिए। अब हम एक चीज से देखो कि जो प्रांतीय केंद्र बन गए, इसमें इन प्रांतीय केंद्रों से बहुत सारा जो चीजें थी प्रशासन को चलाना आसान हो गया। तो ना प्रशासन को चलाने के लिए जो हमें मैगस्थनीज है, मैगस्थनीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी है इंडिका। जो प्रशासन है, प्रशासन को बांटा है। प्रशासन में कैसा कैसा था, उन्होंने इसको रखा है एक तो केंद्रीय शासन, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और तीसरा रखा उन्होंने स्थानीय। अब आप देखें, हम इसे आज के परिप्रेक्ष्य समझने की कोशिश करें। केंद्रीय प्रशासन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर का रूलिंग, फिर प्रांतीय स्टेट रूलिंग, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम इसे क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में इसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल, ये इस तरीके से पूरे का पूरा जो प्रशासन है उसको चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन था, एक राजा था, उसके साथ एक सलाहकार थे। फिर उन्होंने सारी चीजों को अपने प्रांतों में बांट दिया। हमने देखा कि प्रांतीय केंद्र थे 5, प्रांतीय केंद्र में बांट दिया। इन प्रांतीय केंद्र में 5 थे, इन 5 में बांट करके कि भाई प्रशासनिक नजरिए से वो चीजें सुहलित रहेगी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, कोशी और स्वर्णगिरी। और फिर इनके ऊपर लोकल प्रशासन, लोकल प्रशासन बना दिया। जो सरदारी जो हम पढ़ गए हैं, सरदारी और जमींदारी, वो लोकल लीडर बना के राजा छोटे छोटे जो थे सरदार थे, उन्हें उसका अधिकारी या हेड बना दिया। या बहुत सारे जो राजकुमार थे उन्हें राज्यों का सेनापति बना दिया, अधिकारी बना दिया। और सेनापति के अंदर में बहुत सारी व्यवस्था नीचे चलती रही। तो उन्होंने इनको सबके साथ में ये सारे चलाए और इनके अनुसार उन्होंने एक एक तरीका रखा, एक समिति बनाई और 6 उप समिति। ऐसे केंद्रीय स्तर पर रखी, ऐसे इन्होंने प्रांतीय स्तर पर रखी, ऐसे लोकल स्तर पर रखी। तो एक समिति बनाई और 6 उप समितियां बनाई, जो काम को बंटवारा कर दिया एक समिति ने। और एक समिति में 5-5 लोग रखे। अब एक समिति 5 लोग रखे, वो 5 लोगों ने जो इनके फिर दूसरे और हेड बना दिए। तो
तो इस प्रकार हम देखें तो लगभग इस पूरे प्रोसेस में 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 30 लोग हेड बन गए और उन्होंने शासन को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करी। तो मैं इनको बताता हूँ कि कैसे कैसे उप समिति बनाई, रक्षा के मामले थोड़ा सा बता रहा हूँ। रोक कर लिख लेना थोड़ा सा पॉज करके, कि मैं पॉज करूंगा तो अगर आपको वेट कराऊंगा कि आप लिख लें तो वो थोड़ा सा मेरे लिए तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। आप इसे अपने हिसाब से पॉज करके जितना आपको लिखना वो लिख लें, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इन्होंने अपने जो प्रशासन है, इस प्रशासन को चलाने के लिए कुछ व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था में समितियां बना दी और समितियों में काम किया। तो सबसे पहले जो मैं मैगस्थनीज की बात कर रहा हूँ, मैगस्थनीज ने बहुत सारी बातें इस शासन के बारे में बताई हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो प्रांतीय थे, वो प्रांतीय स्तर पर जो काम चलता था वो था। और उसमें सबसे बड़ी चीज मैं इसमें लोकल बदला रहा हूँ, स्थानीय प्रश्न, क्योंकि प्रांत की में सबसे उतर के नीचे लोकल लेवल भी आएगा। तो लोकल लेवल में जो था जिसे हम कहते हैं स्टेट्स, उन्होंने क्या किया, उसको सबसे पहले जो अधिकार एक आदमी रखा, इनमें से बताऊं, ये प्रादेशिक रज्जुक और युक्त, ये आप समझने की कोशिश करें। ये प्रादेशिक जो होता था वो जिसे हम आज में गवर्नर कहते हैं ना, केंद्र का प्रतिनिधि। ये केंद्र का प्रतिनिधि होता था, ये राजा का प्रतिनिधि होता था और अपने क्षेत्र की निगरानी करता था। सारे देखभाल इसी के अंदर में होते थे, इसके प्रतिनिधि प्रादेशिक के। फिर एक होता था ये रज्जुक। ये रज्जुक जो होता था, इस रज्जुक का काम था भूमि की नाप करना और उसके ऊपर निगरानी रखना। ये इसको भूमि की सारे जितने क्षेत्र में भूमि आती थी उस भूमि की नपत करता था। नपत करने के बाद उसमें निगरानी रखता था और निगरानी रखने के बाद उस पर खेती वगैरह कराता था। और खेती करने के बाद में इसके एक काम किया था, ये आय अधिकारी भी था। आय अधिकारी मतलब ये कर इकट्ठा करने का था, कि कर को इकट्ठा करता था, टैक्स को। और ये इसके साथ एक काम और था, ये वहां का क्षेत्रीय न्यायाधीश भी था। इसकी जिम्मेवारी ज्यादा थी। ये क्षेत्रीय न्यायाधीश भी था, जो लोकल झगड़े होते थे उस पे जांच करना और दंड देना। वो क्षेत्रीय न्यायाधीश था। और क्षेत्रीय न्यायाधीश का मतलब मुकदमे की जांच और दूसरा दंड। इसके पास दोनों सुविधा थे कि मुकदमों के जो क्षेत्र में मुकदमे थे, मसले थे, उनकी जांच करना और उस जांच के बाद में जिसको भी दंड की जरूरत है उसको दंड देना, या न्याय करना। कि भाई किसी को पनिशमेंट लगा करके, किसी के ऊपर पनिशमेंट लगा करके कुछ वो काम निमट जा रहा है, तो उनको झगड़ा को सारा निपटारा करने का इसका होता था रज्जुक का। तो हम देखें ये रज्जुक जो था ये बड़े पावरफुल थी। और एक जो युक्त था, ये युक्त का जो काम था, ये इसका राजस्व को संग्रह करना, जो सारा आ जाता था,
और सात्विक, एक शब्द है इसमें लिखा हुआ बुक में कि जो धर्म से रिलेटेड काम है उसको देखभाल करना, ये इसका काम होता था युक्त का। अब नीचे आएगा नगर प्रशासन। ये इसको नगर प्रशासन और गांव प्रशासन, ये दो चीजें, इन दोनों टॉपिक को मैं इसमें रखना चाह रहा हूँ। नगर प्रशासन, ये जो अलग अलग इसमें न्यायपालिका, जो न्यायपालिका कंसेप्ट आज है, उस समय भी न्यायपालिका कंसेप्ट था, वो न्यायपालिका होते थे और उसमें ये न्यायपालिका में जिसे हम आज में चेयरमैन कहते थे, उसे न्याय अधिकारी कहते हैं। वो न्याय अधिकारी हुआ करता था अपने क्षेत्र में, एरिया के हिसाब से, और उसकी जो एक कमेटी होती थी कि एक 3 सदस्य कमेटी थी, वो क्या काम करती थी, नगर की सुरक्षा, सुरक्षा के लिए दीवार व खाई बनाना, क्योंकि राज्य की सुरक्षा कैसे करनी है, उसके चारों तरफ दीवार बना दो, दीवार के बाद में एक खाई बना दो। तो उन्होंने मगध के चारों तरफ एक 600 मीटर में, इसमें ये 600 फीट चौड़ी और 80 फुट गहरी एक ऐसी खाई बना दी नगर के चारों तरफ, एक 600 फीट चौड़ी और 80 फीट गहरी खाई बना दी, जिससे विदेशी या कोई भी दुश्मन जो आक्रमण करे तो आक्रमण इतनी आसानी से ना कर पाए। और उन्होंने उसको आक्रमण से विफल बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जो चार्ज था, सोन नदी का पानी आता था, और उसमें पानी आता था तो में घुस जाया करता था पानी में, इसमें झील में जो खाई बना रखी थी, और वो सुरक्षित रहते थे। उन्होंने अपने एरिया में उसके गुंबद बना रखी थी, और लगभग 570 गुंबद थी, 64 उसमें द्वार बना रखे थे एंट्री करने के लिए, और उनपे सैनिक तैनात रहते थे। तो हम देखें कि अपनी जो सुरक्षा है, वो सुरक्षा बड़ी चाक चौबंद थी, मजबूत थी। वो ये की सुरक्षा बड़ी मजबूत थी, और उसमें कमेटी बनाई, कमेटी की जो थी पूरे उसके शहर के आसपास दीवार बनाई थी उन्होंने, और वो खाई बना दी थी, और उसको खाई में पानी इकट्ठा हो जाता था सोन नदी का, और उसमें जो अपनी दीवार थी, उस दीवार के ऊपर गुंबद बना दिए बड़े बड़े, जिसमें 64 द्वार भी बना दिए, जिसमें बड़े बड़े गेट है, जिसमें रथ वगैरह निकल सके, सेना की एंट्री हो सके। और फिर उसमें जिनके ऊपर गुंबदों के ऊपर, द्वारों के ऊपर सैनिकों की नियुक्ति कर दी, जिससे दुश्मन कोई आए तो उस दुश्मन को रोका जा सके और